हेलो स्टूडेंट। अब हम पढ़ रहे हैं उदारीकरण। अपने पास एक क्वेश्चन होगा, उदारीकरण से पूर्व प्रबंध के महत्व बताइए या उदारीकरण के पश्चात प्रबंध के महत्व। ठीक है जी, कि उदारीकरण से क्या अभिप्राय है। 1990-91 में देश को आर्थिक संकट से उबारने तथा विकास की गति को तीव्र गति के लिए आर्थिक सुधारों का सिलसिला शुरू हुआ। यानी कि 1990-91 में सरकार द्वारा 3 पॉलिसी चलाई गई। पहला था जैसे उदारीकरण, सेकंड है निजीकरण तथा वैश्वीकरण। ठीक है जी, उदारीकरण के अंतर्गत सरकार ने उदारता दिखाई। अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए काफ़ी बंदिशों को कम किया गया। जैसे उदारीकरण की कुछ विशेषताएं थी। अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी। यानी कि पहले 1990 से 91 में से पहले बहुत से उद्योग करते समय हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, परंतु अब लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म। व्यावसायिक क्रियाओं के पैमाने का निर्धारण, यानी कि कोई कितना ही बड़ा व्यवसाय कर सकता था। मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता। एक पॉइंट, आयात निर्यात को सरल बनाया गया। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं लगाई कि 100% विदेशी पूंजी भी लगा सकते थे। और कर की दरों में कमी की गई। सारी सरकार द्वारा उदारता थी, यानी कि अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता बढ़ जाए। ठीक है, जैसे उदारीकरण के पश्चात क्या हुआ, वैश्वीकरण, विदेशी कंपनियां भी हिंदुस्तान में आने लगी, जिससे प्रतियोगिता बढ़ने लगी और उपभोक्ताओं को उच्च क्वालिटी की वस्तु प्राप्त होने लगी। ठीक है जी, जैसे हम पढ़ते अपने पास होगा घटक पहला उदारीकरण से पूर्व, उदारीकरण के पश्चात, कि उदारीकरण से पूर्व प्रबंध का क्या महत्व था, उदारीकरण के पश्चात प्रबंध का क्या महत्व है। देखो जी, बाजार पहला है बाजार का स्वभाव। पहले उदारीकरण से पूर्व विक्रेता बाजार होता था, यानी कि क्या थी, जो आपके पास है उसे बेच दो। वो उपभोक्ताओं के बारे में नहीं सोचते थे। उच्च क्वालिटी, जैसी क्वालिटी थी वैसा ही माल खराब हो जैसा, क्योंकि उस समय गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। खरीदने वाले ज़्यादा थे, बेचने वाले कम। ये पूंजीगत वस्तुओं के बारे में। ठीक है जी, पूंजीगत वस्तु जो मशीन जो अन्य उत्पादन में सहयोग करें। अब उदारीकरण के पश्चात क्या हो गया, क्रेता बाजार। अब क्या कहता है, ये बाजार ऐसा बाजार होता है जिसमें आपको उपभोक्ताओं के अनुसार उत्पाद का निर्माण करना पड़ता है, जिसे हम विपणन विचारधारा, यानी कि आप जो बनाएं जो उपभोक्ता चाहते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा, सेकंड पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का स्वरूप। प्रतिस्पर्धा का स्वरूप क्या कहता है जी, एकाधिकार और सीमित प्रतिस्पर्धा। उस समय एकाधिकार यानी कि एक ही व्यक्ति बनाने वाला था, कुछ एक व्यक्ति थे, यानी कि बेचने वाले कम थे और खरीदने वाले ज़्यादा, इसलिए वो गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते थे उत्पादों की। फिर उदारीकरण के पश्चात पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो गई, यानी कि बनाने वाले भी अनेक, खरीदने वाले भी अनेक। अब यहाँ उपभोक्ता वस्तुओं की क्वालिटी पर ध्यान देने लगे थे, बनाने वाले अधिक हो गए थे, कीमत पर ध्यान देने लगे थे। अगला पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का स्रोत, यानी कि प्रतिस्पर्धा कैसे थी, उदारीकरण से पूर्व प्रतिस्पर्धा आंतरिक थी, क्योंकि 1991 के बाद ही वैश्वीकरण किया गया। वैश्वीकरण का मतलब होता है अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ना। अब उदारीकरण के पश्चात क्या हुआ कि बाह्य और आंतरिक, यानी कि स्थानीय जो निर्माता है वो और बाह्य निर्माता विदेशी लोग, उनसे क्या होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे उपभोक्ता को उचित क्वालिटी का उत्पाद भी मिलने लगा। चौथा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का आधार, लाइसेंस है कोटा। उस समय उदारीकरण से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य था बहुत से उद्योगों को, और एक कोटा निश्चित था, भाई इतने से बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकते। परंतु अब क्या हुआ, उदारीकरण प्रतिस्पर्धा क्षमता, कितना ही बड़ा व्यवसाय कर सकते, क्षमता के आधार पर। व्यवसाय का विकास आंतरिक था, अब ये क्षमता आधारित व्यवसाय, यानी कि पहले व्यवसाय देश के अंदर था, क्योंकि वैश्वीकरण की पॉलिसी लागू नहीं थी, विदेशी हमारे यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए अब क्या होगा, क्षमता आधार, जितनी क्षमता उतना विकास कर सकते हो। व्यवसाय का उद्देश्य उस समय अधिक लाभार्जन, यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमाया जाए निर्माताओं, क्योंकि उस समय बनाने वाले अनेक थे, बहुत कम प्रतिस्पर्धा थी। और ठीक है जी, परंतु उदारीकरण के पश्चात पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन हो गया। और क्या अब इसमें हित रखने वाले उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए कम कीमत पर भी अच्छी क्वालिटी का उत्पाद, क्यों बनाने वाले अनेक थे। प्रबंध का महत्व उस समय सहायक था। अब क्या होगा,
प्राथमिक, क्योंकि उस समय इतनी मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उदारीकरण से पूर्व, परंतु बाद में उदारीकरण के पश्चात व्यवसाय का आकार बढ़ा, कर्मचारी संख्या उनको मैनेजमेंट के लिए आवश्यकता। प्रबंध विधियाँ, परंपरागत जो पुरानी विधि से चली आ रही थी उसी विधियों से प्रबंध किया जाता था, किसी तरह का ध्यान नहीं इतना। अब क्या हो गया, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। आधुनिक का मतलब हेनरी फ्योल द्वारा से वैज्ञानिक थकान अध्ययन देखने लगा, कौन समय अध्ययन कि एक व्यक्ति को इतने समय में इतना काम करना चाहिए, नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। नियंत्रण करने के लिए अलग अलग तकनीकें लगाने लगी। अब मानवीय संसाधनों पर ध्यान, यहाँ गौण, उस समय मानवीय संसाधन सहायक थे, वहाँ कर्मचारियों पर इतना ध्यान दिया नहीं जाता था, परंतु अब ये क्या हो गया, प्राथमिक, क्योंकि आज मानवीय संसाधन पर सबसे ज़्यादा, अगर मानवीय संसाधन ही संतुष्ट नहीं है किसी संस्था में मानसिक रूप से, तो क्या होगा, वो संस्था छोड़कर चले जाएगा, संस्था पर काफ़ी भार, उनकी दोबारा से नियुक्ति करने की या भर्ती करने का काफ़ी भार आएगा। इसलिए आजकल मानव संसाधन क्या होगा, प्राथमिकता। ठीक है जी। इस बदलते परिवेश में भारत और दूसरे देशों में इस तरह की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और प्रबंध का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, जिसे हम निम्नलिखित विवरणों से भी देख सकते हैं। ठीक है जी। आगे फिर देख लेते हैं एक बार छोटा सा कि पहला है बाजार का स्वरूप। इसमें विक्रेता बाजार, क्रेता बाजार, ये आप समझ गए होंगे कि विक्रेता बाजार क्या होता है, जो उस समय निर्माता कम थे, जो बनाते थे वो बेच देते थे। क्रेता बाजार में बनाने वाले और खरीदने वाले जो, अब क्रेताओं के अनुसार उत्पाद का निर्माण किया जाता है। प्रतिस्पर्धा का स्वरूप कैसा हो गया, उस समय एक अधिकार था और बाद में पूर्ण प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का स्रोत आंतरिक होता था, यानी कि विदेशी को अलाउ नहीं थे, विदेशी जो भी कंपनियां थी 1991 यानी कि उदारीकरण से पूर्व, और बाह्य क्या, आंतरिक। ठीक है जी। प्रतिस्पर्धा का आधार हो गया, व्यवसाय का विकास हुआ। अगला पॉइंट, व्यवसाय का उद्देश्य, प्रबंध का महत्व, प्रबंध की विधियाँ। यानी कि हम एक बार उदारीकरण को देखते, उदारीकरण से क्या है कि सरकार ने उदारता दिखाई और बहुत से बंदिशों को कम कर दिया जो व्यवसाय करने के लिए थी। ठीक है जी। जैसे हम देखते हैं भाई, हीरो होंडा, उस समय हीरो और होंडा अलग अलग, एक दोनों ने मिलकर काम किया, परंतु आज की डेट में अलग अलग हो, क्योंकि उस समय बंदी से थी नहीं, होंडा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकती थी, खुद की कंपनी। तो उदारीकरण से अभिप्राय, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था को अधिक प्रयोगी बनाने के लिए बंदी से कम करना। इसकी विशेषता क्या थी उदारीकरण की, कि अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करना, व्यावसायिक क्रियाओं के पैमाने का स्वतंत्र निर्धारण, यानी कितना भी बड़ा व्यवसाय किया जा सकता था, प्रतिबंध नहीं था। वस्तु और सेवाओं के स्थान एक दूसरे पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, वस्तु और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता आ गई। करों की दरों में कमी, आयात निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाना, विदेशी पूंजी तकनीकों को आकर्षित करने के लिए सरल बनाना, या विदेशी पूंजी 100% निवेश की परमिशन दे दी गई।